नमस्कार। आज मैं अरस्तु के जीवन और उनके कृतित्व की चर्चा कर रही हूँ। यूनानी दार्शनिक अरस्तु प्लेटो के शिष्य एवं सिकंदर के गुरु थे। उनका जन्म मकदूनिया के स्टैगिरा नामक स्थान में 384 ईस्वी पूर्व हुआ था। उनके पिता सिकंदर के पितामह अमिनतस के दरबार में चिकित्सक थे। अतः अरस्तु का लालन पालन सुसंस्कृत, संपन्न तथा अभिजात वातावरण में हुआ। शारीरिक सुख सुविधा के साथ साथ उन्हें मानसिक अनुशासन के भी अवसर प्राप्त हुए। उनकी बुद्धि अत्यंत ही तीव्र थी। अल्पायु में ही माता पिता के निधन हो जाने के कारण शेष बाल्यकाल उन्हें प्रोक्जेनस नामक किसी संबंधी के यहाँ व्यतीत करना पड़ा। 17 वर्ष की अवस्था में प्लेटो की अकादमी में शिक्षा प्राप्त करने के निमित्त वे यूनान के प्रमुख नगर एथेंस गए। प्लेटो की अकादमी में वे सर्वाधिक योग्य तथा उत्साही छात्र प्रमाणित हुए। उन्होंने ज्ञान विज्ञान के विविध विषयों का अध्ययन किया। राजनीति, नाट्यशास्त्र, भौतिकी, चिकित्सा, मनोविज्ञान, काव्य, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, ज्योतिष, गणित आदि विषयों में उन्होंने समरूप में अपनी बौद्धिक क्षमता का परिदर्शन किया। अरस्तु की बुद्धि और उनकी अध्ययनशीलता के प्रति अगाध अनुरक्ति देखकर आचार्य प्लेटो ने एक बार कहा था, मेरे विद्यापीठ के 2 भाग हैं, एक है शरीर और दूसरा मस्तिष्क। अन्य सभी छात्र शरीर हैं और अरस्तु मस्तिष्क है। 347 ईस्वी पूर्व प्लेटो के निधन के समय अरस्तु 37 वर्ष के थे। अपने गहन एवं अगाध ज्ञान के कारण उन्हें यह पूरा विश्वास था कि विद्यापीठ के आचार्य के पद पर उन्हें ही प्रतिष्ठित किया जाएगा, परंतु उनका यह विश्वास जल्द ही खंडित हो गया। एथेंस के विद्यापीठ में मकदूनिया का नागरिक विदेशी कहकर छांट दिया गया, जबकि मकदूनिया यूनानी गणतंत्र का ही राज्य था। यहाँ एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भारत में भी एक राज्य का नागरिक दूसरे राज्य में बहुत कुछ विदेशी ही समझा जाता है। विद्यापीठ के आचार्य पद पर एथेंस के ही एक नागरिक को प्रतिष्ठित किया गया। इस कारण अरस्तु के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची और उन्होंने एथेंस छोड़ने का फैसला कर लिया। इसका अवसर उन्हें जल्द ही मिल गया। अरस्तु के सहपाठी हिर्मियास एशिया माइनर के शासक थे। सुशासन के सिद्धांतों से अवगत होने के लिए उन्होंने अरस्तु को अपने यहाँ बुला लिया, जिनकी भतीजी और दत्तक पुत्री विथियास का अरस्तु के साथ विवाह हुआ। दहेज में प्राप्त प्रचुर धन को अरस्तु वैज्ञानिक अनुसंधानों में खर्च करते रहे। एशिया माइनर पर ईरान के आक्रमण में हिर्मियास की मृत्यु हो गई। फलतः 342 ईस्वी पूर्व अमिनतस के पुत्र फिलिप का निमंत्रण पाकर वे एक बार पुनः मकदूनिया के राज दरबार में जा पहुँचे, जहाँ राजा फिलिप ने उन्हें अपने पुत्र सिकंदर का शिक्षक नियुक्त किया। पिता की मृत्यु के पश्चात सिकंदर के सिंहासन पर आसीन होने के बाद अरस्तु एथेंस आ गए। अनुसंधान तथा अध्ययन की पिपासा ने ही उन्हें तत्कालीन सर्वश्रेष्ठ बौद्धिक शैक्षिक केंद्र एथेंस आने को मजबूर किया। एथेंस में ही उन्होंने लीकियम नामक स्वतंत्र विद्यापीठ की स्थापना की। 12 वर्षों तक उन्होंने परिश्रम से विद्यापीठ में अध्ययन अध्यापन किया। उनका विस्तृत और प्रचुर साहित्य उनके अथक परिश्रम का ही फल है। बाद में अपने मित्र तथा अनुयायी थियोफ्रस्टस को लीकियम के संचालन का भार सौंपकर वे अपने मातृस्थान स्टैगिरा के खल्किस चले गए, जहां 1 वर्ष के बाद 322 ईस्वी पूर्व उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पूर्व
उन्होंने अपनी युगांतकारी रचना वसीयतनामा लिखी। इतिहास में यह रचना दास्ता की प्रथम मुक्ति घोषणा पत्र मानी जाती है। इस रचना द्वारा उन्होंने अपने सभी दासों को दास्ता से मुक्त कर दिया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी अरस्तु के ग्रंथों की संख्या 400 बताई जाती है। उनमें बहुत सारे आज उपलब्ध नहीं हैं। अरस्तु के प्राप्त ग्रंथों के विषय में दो मत प्रचलित हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार अरस्तु ने इन्हें भाषणों के रूप में विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर लिखा था। अन्य विद्वानों के अनुसार अरस्तु के उपलब्ध ग्रंथ स्वयं उनके द्वारा लिखित नहीं हैं, बल्कि विद्यार्थियों ने उनके व्याख्यानों से इन्हें संकलित किया था। समय चक्र में अरस्तु के संभवतः अनेक ग्रंथ नष्ट हो गए। इसलिए विश्वासपूर्वक यह तो नहीं कहा जा सकता कि उपलब्ध ग्रंथ उन्हीं ग्रंथों के अनुवाद हैं जो अरस्तु अथवा उनके शिष्यों ने तैयार किया, पर हमें यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि शोधकर्ताओं ने अरस्तु के ग्रंथों को जिस रूप में प्रस्तुत किया वही उनका प्रामाणिक स्वरूप है। W.D. रॉस ने अरस्तु के ग्रंथों के अंग्रेजी अनुवाद को 12 भागों में संकलित किया है। इस संकलन के 11 भागों में 49 पुस्तकें हैं। 12वें भाग में प्राचीन लेखकों के ग्रंथों से संकलित अरस्तु की खोई हुई पुस्तकों के उद्धरणों के अनुवाद हैं। इस विस्तृत साहित्य के विवेचन विश्लेषण द्वारा अरस्तु के तर्कशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, दर्शन, नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र तथा साहित्य समीक्षा से संबंधित विचारों का परिचय प्राप्त किया जा सकता है। अरस्तु के ग्रंथों में पॉलिटिक्स, रिटोरिक, मेटाफिजिक्स, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, पोएटिक्स आदि प्रमुख हैं। अरस्तु की प्रसिद्ध काव्य शास्त्र विषयक पुस्तक पोएटिक्स 26 अध्यायों में विभक्त है। पोएटिक्स का यूनानी नाम पेरीपोएटिकस है। इस लघु पुस्तक में लगभग 50 पृष्ठ हैं। कुछ अध्याय तो एक पृष्ठ के भी नहीं हैं। 10वां अध्याय तो केवल 12 पंक्तियों का है। संभवतः यह उनके व्याख्यानों का संकलन है, जिसकी प्रस्तुति लीकियम में अपने छात्रों के बीच हुई थी। ऐसा अनुमान किया जाता है कि इस पुस्तक का दूसरा भाग भी था, जो अब अप्राप्य है। पोएटिक्स में प्रमुख रूप से साहित्य के 2 रूपों एवं 4 अंगों का उल्लेख है। ये 2 रूप काव्य तथा नाटक हैं। अरस्तु के समय में काव्य के 2 प्रमुख भेद महाकाव्य तथा व्यंग्य काव्य थे, तथा नाटक के दुखांत या ट्रेजेडी तथा सुखांत या कॉमेडी थे। यद्यपि अरस्तु ने काव्य और नाटक को कला के भेदों में स्थान दिया है, किंतु महाकाव्य और दुखांत नाटकों को उन्होंने उत्कृष्ट तथा व्यंग्य काव्य और सुखांत नाटकों को निकृष्ट माना है। इसी कारण उन्होंने अपनी पुस्तक में महाकाव्य और दुखांत नाटकों पर ही विस्तार पूर्वक विचार किया है। अरस्तु की काव्य विषयक मान्यताओं की पृष्ठभूमि में उनकी नैतिक धारणाओं और ऐतिहासिक चिंतन का परिदर्शन होता है। यूनानी काव्य के प्राचीनतम रूप होमर के इलियड और ओडेसी नामक महाकाव्य में उपलब्ध हैं, जिनका कथ्य देवी देवताओं और योद्धाओं के चरित्र पर आधारित है। अरस्तु द्वारा महाकाव्य की उत्कृष्टता को स्वीकार करने का कारण इन महाकाव्यों की विषय वस्तु भी है। दूसरी ओर यूनानी व्यंग्य काव्यों का प्रचलन कुत्सित चरित्रों के उपहास करने की प्रवृत्ति से हुआ था। ऐतिहासिक दृष्टि से ये महाकाव्यों के समान प्राचीन न थे। अरस्तु ने महाकाव्य को उत्कृष्ट और व्यंग्य काव्य को निकृष्ट उनके रचयिता कवियों की प्रकृति के आधार पर भी माना था। जहाँ महाकाव्यों के रचनाकार गंभीर प्रकृति के थे,
वहीं व्यंग्य काव्य के रचनाकारों में गंभीरता एवं शालीनता का अभाव दिखाई पड़ता है। काव्य रूपों में उत्कृष्ट तथा निकृष्ट का अंतर मानने से अरस्तु को यह अंतर नाटक के दोनों रूपों में भी स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि यूनानी महाकाव्य ने दुखांत तथा व्यंग्य काव्य ने सुखांत नाटकों को जन्म दिया था। अरस्तु ने दुखांत नाटकों की सफलता को उसके करुण प्रभाव पर निर्भर माना है। उनके अनुसार दुखानुभूति द्वारा मन की दुखमय भावनाओं का विरेचन ही दुखांत नाटकों का उद्देश्य है। अरस्तु ने अनुकरण को कला का मुख्य गुण माना। उनके अनुसार अनुकरण की प्रवृत्ति मानव स्वभाव में निहित है। इसी कारण वह अनुकार्यों में रस लेता है तथा कलाकृतियों की रचना करता है। इनकी रचना के लिए उसे 3 प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है। पहला विषय वस्तु जिसकी अनुकृति उत्पन्न की जाए। दूसरा, इस विषय को प्रस्तुत करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। और तीसरा आवश्यक साधन विषय को माध्यम द्वारा प्रस्तुत करने की विधि अथवा शैली है। इन्हीं 3 उपादानों के स्वभाव भेद के कारण विभिन्न कलाएं रूप ग्रहण करती हैं। अरस्तु के काल में कवि और नाटककार का भेद न होने के कारण कवि कर्म के प्रसंग में व्यक्त उनके विचार कवि और नाटककार दोनों से संबंध रखते हैं। उनके अनुसार कवि पर असत्य कथन का आरोप उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कवि इतिहासकार नहीं है। वह वस्तुओं को अनेक रूपों में प्रस्तुत कर सकता है। निश्चय ही अरस्तु का पोएटिक्स साहित्य का प्रथम और पूर्णतः दार्शनिक विवेचन प्रस्तुत करता है। प्लेटो के सिद्धांतों का आधार ग्रहण करते हुए भी उन्होंने अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। निस्संदेह अरस्तु की काव्य समीक्षा संबंधी विचारों का विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा। गिलबर्ट मरे के शब्दों में निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, बौद्धिक उपलब्धि की दृष्टि से इस पुस्तक का स्थायी महत्व है। इसे यूनानी साहित्य से संबंधित सूचनाओं का कोश कहा जा सकता है। निश्चय ही काव्य कला संबंधी समालोचना का यह प्रथम मौलिक प्रयास है। धन्यवाद।